लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी जी जी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गांव की किसी एक अभागिन के अन्यायी अत्याचारी पति के कुकर्मों की विस्तृत व्याख्या करने के बाद पड़ोसिन तारामती ने अत्यंत संक्षेप में अपनी राय जाहिर की। ऐसे पति के मुंह में आग सुनकर जयगोपाल बाबू की स्त्री शशिकला को बहुत ही बुरा लगा और दुख भी हुआ। उसने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन सोचने लगी कि पति जाति के मुंह में चुरट की आग के सिवा और किसी प्रकार की आग लगाना या उसकी कल्पना करना कम से कम स्त्री जाति के लिए तो कभी भी किसी हालत में शोभा नहीं देता। शशिकला को चुप देखकर कठिन हृदय तारा का उत्साह दूना बढ़ गया। वो बोल उठी, ऐसे खसम से तो जन्म जन्म राण भली, और चट से उठकर चल दी। सभा भंग हो गई। शशिकला सोचने लगी, पति की तरफ से ऐसे किसी कसूर की वो कल्पना ही नहीं कर सकती जिससे उनके प्रति ऐसा कठोर भाव हो जाए। सोचते सोचते उनके कोमल हृदय का सारा प्रीत रस अपने प्रवासी पति की तरफ उच्छ्वसित होकर दौड़ने लगा। पलंग पर जहां उसके पति सोते थे उस जगह दोनों बाह पसार कर वो औंधी पड़ रही और बार बार तकिए को छाती से लगाकर चूमने लगी। तकिए में पति के माथे की खुशबू महसूस करने लगी और फिर दरवाज़ा बंद करके बकस में से पति का एक बहुत पुराना फोटोग्राफ और चिट्ठियां निकाल कर बैठ गई। उस दिन की निस्तब्ध दोपहरी उसकी इसी तरह एकांत कमरे में निर्जन चिंता, पुरानी स्मृति और विषाद के आंसुओं में बीत गई। शशिकला और जयगोपाल का दाम्पत्य कोई नया हो सो बात नहीं। बचपन में ब्याह हुआ था और इस बीच में कई बाल बच्चे भी हो चुके थे। दोनों ने बहुत दिनों तक एक साथ रहकर अत्यंत सहज साधारण तौर पर दिन काटे हैं। किसी भी तरफ से अपरिमित प्रेमोच्छ्वास का कभी भी कोई लक्षण देखने में नहीं आया। लगभग 16 साल तक लगातार एक साथ रहने के बाद महज रोजगार के लिए उसके पति को अचानक परदेश जाना पड़ा, और इस विच्छेद से शशि के मन में एक तरह का प्रबल प्रेमावेग जाग उठा। विरह के जरिए बंधन में जितना ही खिंचाव पड़ने लगा, कोमल हृदय में प्रेम की फांस उतनी ही कड़ी होने लगी। ढीली हालत में जिसका अस्तित्व कभी मालूम ही नहीं पड़ा, अब उसका दर्द भीतर से टीस मारने लगा। इसी से इतने दिन बाद इतनी उम्र में बच्चों की मां होकर शशि आज वसंत की दोपहर में निर्जन घर में विरह शैया पर पड़ी पड़ी उन्मेषित यौवना नववधू का सा सुख स्वप्न देखने लगी, जो प्रेम अज्ञात रूप से जीवन के सामने से बहा चला गया है। सहसा आज उसी के कलकल गीत से जागकर वो मन ही मन बहाव से उल्टी तैरकर पीछे की तरफ बहुत दूर पहुंचना चाहती है, जहां सोने की नगरी में कुंजवनों की भरमार है, प्रेम की उन्मादना है। किंतु उस अतीत सुख संभावना में पहुंचने का अब उपाय क्या है और जगह कहाँ है? सोचने लगी, अब की बार जब वो पति को अपने पास पाएगी तब जीवन को नीरस और वसंत को निष्फल हरगिज न होने देगी। कितने ही दिन, कितनी ही बार उसने तुच्छ विषयों पर बहस कर करके, छोटी छोटी बातों पर कलह कर करके पति को परेशान कर डाला है। आज अनुतप्त चित्त से एकांत इच्छा से उसने संकल्प किया कि आइंदा वो कभी भी असहिष्णु न होगी, कभी भी उनकी राजी के खिलाफ न चलेगी, उनकी आज्ञा का पूरी तरह पालन करेगी, सब काम उनकी तबीयत के ही किया करेगी। प्रीतपूर्ण विनम्र हृदय से अपने पति का बुरा भला आचरण सब चुपचाप सह लिया करेगी। कारण पति सर्वस्व है, पति प्रियतम है, पति देवता है। बहुत दिनों तक शशिकला अपने पिता माता की इकलौती लाडली बेटी रही है। उन दिनों जयगोपाल यद्यपि मामूली नौकरी किया करते थे, फिर भी भविष्य के लिए उसे कोई फिक्र नहीं थी। गांव में जाकर राजसी ठाठ से रहने के लिए उसके ससुर के पास काफी संपत्ति थी। इस बीच में बिल्कुल ही असमय में शशिकला के पिता काली प्रसन्न की वृद्धावस्था में एक लड़का पैदा हुआ। सच कहने में क्या है, पिता माता के इस तरह के असामायिक असंगत आचरण से शशि को मन ही मन बहुत ही दुख हुआ और जयगोपाल भी विशेष प्रसन्न न हो सके। ज्यादा उम्र में बच्चा हुआ तो उस पर माँ बाप के स्नेह और लाड़ प्यार का ठिकाना न रहा। उस नवागत छोटे से दूध पीते निद्रातुर साले ने अपनी गैर जानकारी में न जाने कैसे अपने कमजोर हाथों की छोटी छोटी मुट्ठियों में जयगोपाल की सारी आशाएं जब पीस कर चकनाचूर कर दीं, तब वो आसाम के किसी चाय के बगीचे में नौकरी करने चल दिया।
सबने कहा सुना कि पास ही कहीं नौकरी तलाश करके यहीं रहे तो अच्छा हो, लेकिन चाहे सर्वसाधारण पर गुस्सा आ जाने से हो या चाय बागान की नौकरी से रातों रात बड़े आदमी बनने की आशा से हो, उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। शशि को बच्चों के साथ मायके छोड़कर वो तुरंत आसाम चला गया। ब्याह के बाद पति पत्नी में ये पहला विच्छेद है। इस घटना से अपने नन्हे से दुधमुहे भाई पर शशि को बहुत गुस्सा आया। जो मन के अफसोस को मुंह खोलकर कह नहीं सकता, उसी को गुस्सा ज्यादा आता है। छोटा सा मानव शिशु आराम से मां का दूध पीता और आंख मींचकर बेफिक्र सोता रहता, और उसकी बड़ी बहन अपने बच्चों के लिए गरम दूध, ठंडा भात, स्कूल जाने में देर इत्यादि नाना कारणों से रात दिन रूठ कर मुंह फुलाए रहती और घरवालों को भी परेशान करती। थोड़े दिन बाद ही बच्चे की मां का देहांत हो गया। मरते समय मां अपने गोद के बच्चे को अपनी लड़की के हाथ सौंप गई। अब तो बहुत जल्द ही मातृहीन बच्चे ने बड़ी आसानी से अपनी जीजी का हृदय जीत लिया। हा हा ही करता हुआ बच्चा जब अपनी बहन के ऊपर आ पड़ता और अपने बगैर दांत के छोटे से मुंह से उसका मुंह, नाक, आंख सब कुछ लील जाना चाहता, अपनी नन्ही सी मुट्ठी में उसका जूड़ा पकड़कर जब वो खींचता और किसी भी तरह हाथ लगी चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, सूरज उगने के पहले ही उठकर जब वो लुढ़कता हुआ अपनी जीजी को अपने कोमल स्पर्श से पुलकित करके जोर से शोर मचाना शुरू कर देता, और क्रमशः जब वो चिचिया जिजिया जिज्जी पुकार पुकार कर बार बार उसका ध्यान बटाने लगा, और जब उसने काम काज और फुर्सत के वक्त निषिद्ध कार्य करके, निषिद्ध खाना खाकर, निषिद्ध जगह जाकर उस पर बाकायदा उपद्रव शुरू कर दिया, तब शशि से स्थिर नहीं रहा गया। उसने स्वेच्छाचारी छोटे से अत्याचारी के आगे संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। बच्चों की मां नहीं थी, इसी से शायद उस पर उसका आधिपत्य इतना ज्यादा बढ़ गया। लड़के का नाम हुआ नीलमणि। वो जब 2 साल का हुआ तब उसके पिता सख्त बीमार पड़ गए। बहुत जल्द चले आने के लिए जयगोपाल को पत्र लिखा गया। जयगोपाल जब बड़ी मुश्किलों से दौड़ा हुआ आकर ससुराल पहुंचा, तब ससुर काली प्रसन्न मौत की घड़ियां गिन रहे थे। मरने के पहले काली प्रसन्न ने अपने नाबालिग बच्चे का सारा भार जमाई जयगोपाल पर छोड़ दिया और अपनी जायदाद का चौथाई हिस्सा अपनी लड़की के नाम कर दिया। लिहाजा जमीन जायदाद की सुरक्षा के लिए जयगोपाल को नौकरी छोड़कर ससुराल चला आना पड़ा। बहुत दिन बाद पति पत्नी में पुनर्मिलन हुआ। कोई जड़ वस्तु टूट जाए तो जोड़ में जोड़ मिलाकर किसी तरह उसे जोड़ा भी जा सकता है, लेकिन 2 आदमी के मन जहां से फट जाते हैं, लंबे विच्छेद के बाद फिर वहां ठीक पहले जैसा जोड़ नहीं मिलता। कारण मन सजीव पदार्थ है, क्षण में उसकी परिणति होती है और क्षण में परिवर्तन। इस नए मिलन से शशि के मन में अब की बार नए ही भावों का संचार हुआ, मानो अपने पति से उसका दोबारा ब्याह हुआ हो। पुराने दाम्पत्य में चिराभ्यास की वजह से जो एक जड़ता सी आ गई थी, विरह के आकर्षण से वो हट गई और अपने पति को मानो उसने पहले की अपेक्षा कहीं ज्यादा पूर्णता के साथ पा लिया। मन ही मन उसने प्रतिज्ञा की कि चाहे जैसे भी दिन आवे, चाहे जितने भी दिन हो जाए, पति के प्रति अपने उद्दीप्त प्रेम की उज्ज्वलता को वो जरा भी म्लान न होने देगी। पर नए मिलन में जयगोपाल के मन की हालत कुछ और ही हो गई। पहले जब दोनों अविच्छेद रूप से एक साथ रहते थे, जब स्त्री के साथ उसके संपूर्ण स्वार्थ और विचित्र अभ्यासों में एकता का संबंध था, तब स्त्री उसके जीवन का एक नित्य सत्य हो रही थी। तब वो उसे अलग करके कुछ करना चाहता तो दैनिक अभ्यास के मार्ग में चलते चलते जरूर उसका कदम अचानक गहरे गड्ढे में पड़ जाता। सबूत के तौर पर कहा जा सकता है कि परदेश जाकर पहले पहल वो बड़े भारी संकट में पड़ गया था। वहां उसे ऐसा लगने लगा मानो अचानक उसे किसी ने गहरे पानी में ढकेल दिया हो। लेकिन क्रमशः उसके उस अभ्यास विच्छेद में नए अभ्यास की थिगली लग गई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पहले जो उसके दिन बिल्कुल आलस में कट जाया करते थे, इधर 2 साल से अपनी आर्थिक हालत सुधारने की कोशिश में उसके मन में एक तरह का जबरदस्त जागरण आ गया है। उसके मन के सामने मालदार बनने की एक निष्ठ इच्छा के सिवा और कोई चीज ही नहीं थी। इस नए नशे की तीव्रता के मुकाबले उसका पिछला जीवन बिल्कुल सारहीन छाया सा नजर आने लगा। स्त्रियों की प्रकृति में खास परिवर्तन ले आता है प्रेम,
और पुरुषों की प्रकृति में कोई खास परिवर्तन होता है तो उसकी जड़ में रहती है कोई ना कोई दुष्ट प्रवृत्ति। जयगोपाल 2 साल बाद आकर स्त्री से मिला तो उसे हूबहू पहले की स्त्री नहीं मिली। उसकी स्त्री के जीवन में उसके बच्चे साले ने एक नई ही परिधि कायम कर दी है जो पहले से कहीं विस्तृत और असंकीर्ण है। स्त्री के मन के इस हिस्से से वो बिल्कुल ही वाकिफ न था और न इससे उसके मन का कहीं से कुछ मेल ही बैठता था। स्त्री अपने इस शिशु स्नेह में से पति को हिस्सा देने की बहुत कोशिश करती, पर इसमें वो कृतकार्य होती या नहीं कहना मुश्किल है। शशि नीलमणि को गोद में लेकर हंसती हुई पति के सामने ले जाती और उसकी गोद में देने की कोशिश करती, लेकिन नीलमणि जी जान से कोशिश करके बहन के गले से चिपट जाता और रिश्तेदारी का जरा भी लिहाज न करके जीजी के कंधे में अपना मुंह छिपा लेता। शशि चाहती कि उसके इस नन्हे से भाई को मन बहलाने की जितनी ही तरह की विद्या आती है सब की सब बहनोई के आगे प्रकट हो जाए, लेकिन न तो बहनोई को इस विषय में कोई आग्रह था और न साले में ही कोई दिलचस्पी पाई गई। जयगोपाल की कुछ समझ ही में न आया कि इस दुबले पतले बड़े माथे वाले मनहूस सूरत काले कलूटे बच्चे में ऐसी क्या बात है जिसके लिए उस पर स्नेह प्यार की इतनी ज्यादा फजूल खर्ची की जा रही है। स्नेह प्यार की बारीक बातें औरतें चट से समझ जाती हैं। शशि फौरन ही समझ गई कि जयगोपाल को नीलमणि से कोई खास दिलचस्पी नहीं और शायद वो उसे मन से चाहता भी नहीं। तब फिर वो अपने भाई को बड़ी सावधानी से पति की निगाह से बचाकर रखने लगी। जहां तक बनता जयगोपाल की विराग दृष्टि उस पर नहीं पड़ने देती और इस तरह वो बच्चा उस अकेली का एकमात्र स्नेह का आधार बन गया। उसको वो इस तरह संभाल रखने लगी जैसे वो उसका बड़े जतन से सहेजा हुआ गुप्त धन हो। सभी जानते हैं कि स्नेह जितना ही गुप्त और जितना ही एकांत का होता है उतना ही प्रबल हुआ करता है। नीलमणि रोता तो जयगोपाल को बहुत ही झुंझलाहट आती, इसलिए शशि उसे झटपट छाती से लगाकर खूब प्यार कर करके छुपाने की कोशिश किया करती। खासकर रात को उसके रोने से अगर पति की नींद उचटने की संभावना होती और पति अगर उस रोते हुए बच्चे के प्रति अत्यंत हिंसात्मक भाव से रोष और घृणा प्रकट करता हुआ जल भुनकर चिल्ला उठता, तब शशि मानो अपराधिनी की तरह संकुचित और अस्थिर हो जाती और उसी वक्त उसे गोद में उठाकर दूर ले जाकर अत्यंत अनुनय विनय और स्नेह के स्वर में सुआ मेरा, राजा बाबू मेरा इत्यादि कहकर सुला देती। बच्चों बच्चों में अक्सर किसी न किसी बात पर झगड़ा हुआ ही करता है। शुरू शुरू में ऐसे मौक़ों पर शशि अपने भाई का पक्ष लिया करती थी, कारण उसकी मां नहीं है। अब न्यायाधीश के साथ साथ न्याय में भी फर्क होने लगा। हर हमेश बेकसूर नीलमणि को ही कड़ी सजा भुगतनी पड़ती। ये अन्याय शशि के कलेजे में तीर की तरह चुभा करता और इसके लिए वो अपने दंडित भाई को अलग कमरे में ले जाकर उसे मिठाई देकर खिलौना देकर प्यार करके मिट्ठी लेकर यथासाध्य सांत्वना देने की कोशिश किया करती। नतीजा ये देखने में आता कि शशि नीलमणि को जितना ही ज्यादा प्यार करती जयगोपाल उतना ही उस पर जलता भुनता रहता और जयगोपाल नीलमणि से जितना ही नफरत करता नाराज होता शशि उतना ही उसे ज्यादा प्यार करती। जयगोपाल आदमी ऐसा है कि अपनी स्त्री पर उसने कभी भी कड़ाई या कठोर व्यवहार नहीं किया और शशि भी ऐसी है कि विनम्र प्रीत के साथ चुपचाप अपने पति की बराबर सेवा करती रहती है। लेकिन अब सिर्फ नीलमणि को लेकर भीतर ही भीतर एक गुठली सी पकने लगी जो परस्पर एक दूसरे के लिए पीड़ादायक हो रही है। इस तरह के नीरव द्वंद्व का गुप्त आघात प्रतिघात प्रकट झगड़े की अपेक्षा कहीं ज्यादा दुस्सह होता है। ये बात कम से कम विवाहित पाठक पाठिकाओं से छिपाना व्यर्थ है। नीलमणि के सारे शरीर में सिर्फ सिर ही सबसे बड़ा था। देखने में ऐसा लगता जैसे विधाता ने एक पोले पतले बांस में फूंक लगाकर ऊपर के हिस्से पर एक बुदबुद बना दिया हो। डॉक्टर भी अक्सर आशंका प्रकट किया करते कि लड़का बुदबुद के समान ही क्षणभंगुर साबित हो सकता है। बहुत दिनों तक उसे बात करना और चलना नहीं आया। उसके उदास गंभीर चेहरे को देखकर ऐसा मालूम होता कि उसके पिता माता अपनी ज्यादा उम्र की सारी चिंताओं का भार इसी नन्हे से बच्चे के माथे पर लाद गए हैं। जीजी के जतन और सेवा से नीलमणि ने अपने खतरे का समय पार करके 6ठे साल में कदम रखा। कार्तिक में
भैया दूज के दिन शशि ने नीलमणि को नए नए बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाए, खूब ठाठ बाट से बाबू बनाया और फिर उसका टीका करने के लिए थाली सजाई। भैया को पटे पर बिठाकर अंगूठे में रोरी लगाकर टीका कर ही रही थी कि इतने में पूर्वोक्त स्पष्ट भाषणी पड़ोसिन तारा आ पहुंची और आते के साथ ही बात की बात में उसने शशि के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। वो कहने लगी, छिपे छिपे भैया का सत्यानाश करके ठाठ बाट से लोक दिखाऊ टीका करने से फायदा। सुनकर शशि पर एक साथ आश्चर्य, क्रोध और वेदना की बिजली सी टूट पड़ी। अंत में उसे सुनना पड़ा कि वे दोनों स्त्री पुरुष मिलकर सलाह करके नाबालिग नीलमणि की जायदाद मालगुजारी वसूली में नीलाम करवाकर पति के फुफेरे भाई के नाम खरीदने की साजिश कर रहे हैं। सुनकर शशि ने श्राप दिया, जो लोग इतनी बड़ी झूठी बदनामी कर रहे हैं, भगवान करे उनकी जीभ गल जाए। और रोती ही वो सीधी पति के पास पहुंची और उनसे सब बात कह सुनाई। जय गोपाल ने कहा, आजकल के जमाने में किसी का भी विश्वास नहीं किया जा सकता। उपेंद्र मेरी सगी बुआ का लड़का भाई है, उस पर सारी जायदाद का भार देकर मैं निश्चिंत था। उसने कब मालगुजारी नहीं भरी और नीलाम में हासिलपुर खरीद लिया, मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। शशि ने आश्चर्य के साथ पूछा, तुम नालिश नहीं करोगे? जयगोपाल ने कहा, भाई के नाम नालिश कैसे करूं, और नालिश करने से कुछ नतीजा भी नहीं निकलेगा, गांठ से रुपयों की और बर्बादी होगी। पति की बात पर विश्वास करना शशि का परम कर्तव्य है, लेकिन किसी भी तरह वो विश्वास न कर सकी। तब फिर उसकी अपनी सुख की घर गृहस्थी और प्रेम का दाम्पत्य जीवन सब कुछ सहसा विकट विभत्स रूप में उसके सामने आ खड़ा हुआ। जिस घर द्वार को वो अपना परम आश्रय समझ रही थी, अकस्मात देखा कि उसके लिए वो एक निदय निष्ठुर फांसी बन गया, जिसने चारों तरफ से उन दोनों भाई बहनों को घेर रखा है। वो अकेली अबला स्त्री है, असहाय नीलमणि को कैसे बचावे, उसकी कुछ समझ में नहीं आता। जैसे जैसे वो सोचने लगी, वैसे वैसे डर और घृणा से संकट में पड़े हुए बालक भाई पर उसका स्नेह बढ़ता ही गया। उसका हृदय ममता से और आंखें आंसुओं से भर आईं। वो सोचने लगी, अगर उसे कुछ उपाय मालूम होता तो वो लाट साहब के दरबार तक अपनी अर्जी भिजवाती, और वहां से भी कुछ न होता तो महारानी विक्टोरिया के पास चिट्ठी भेजकर अपने भाई की जायदाद जरूर बचा लेती। महारानी साहिबा नीलमणि की सालाना 758 रुपये मुनाफे की जमींदारी हासिलपुर हरगिज नहीं बिकने देती। इस तरह शशि जब सीधा महारानी विक्टोरिया के दरबार में न्याय करा के अपने फुफेरे देवर को दुरुस्त करने का उपाय सोच रही थी, तब सहसा नीलमणि को जोर का बुखार आ गया और ऐसा दौरा आने लगा कि हाथ पांव तन्ना गए और बार बार बेहोशी आने लगी। जयगोपाल ने गांव के एक देशी काले डॉक्टर को बुलवाया। शशि ने अच्छे डॉक्टर के लिए अनुनय विनय की तो जयगोपाल ने जवाब दिया, क्यों मोतीलाल क्या बुरा डॉक्टर है? शशि जब उसके पांव पड़ गई और अपने गले की सौगंध दिलाकर नेहोरे करने लगी, तब जयगोपाल ने कहा, अच्छा शहर से डॉक्टर बुलवाता हूं, ठहरो। शशि नीलमणि को छाती से चिपटाए पड़ी रही। नीलमणि भी एक क्षण के लिए उसे आंखों से ओझल नहीं होने देता। डरता कि कहीं धोखा देकर जीजी उसकी कहीं चली न जाए, और इसलिए वो हमेशा उससे लिपटा रहता, यहां तक कि सो जाने पर भी आंचल हरगिज नहीं छोड़ता। सारा दिन यों ही बीत गया। शाम के बाद दिया बत्ती के वक्त जयगोपाल ने आकर कहा, शहर का डॉक्टर नहीं मिला, वो दूर कहीं रोगी देखने गया है, और साथ साथ ये भी कहा, मुकदमे की खातिर मुझे अभी इसी वक्त बाहर जाना पड़ रहा है। मैंने मोतीलाल से कह दिया है, वे दोनों वक्त आकर अच्छी तरह इसे देखभाल जाया करेंगे। रात को नीलमणि बाय में बकने लगा। सवेरा होते ही शशि और कुछ विचार न करके खुद रोगी भाई को लेकर नाव में बैठ के कलकत्ता रवाना हो गई। कलकत्ता जाकर देखा कि डॉक्टर घर पर ही हैं, कहीं बाहर नहीं गए। भले घर की स्त्री देखकर डॉक्टर ने चट से उसके लिए रहने का इंतजाम करा दिया और सहायता के लिए एक प्रौढ़ विधवा को नियुक्त कर दिया। लड़के का इलाज होने लगा। दूसरे दिन जयगोपाल भी कलकत्ता आ धमका। मारे क्रोध के आग बबूला होकर उसने स्त्री को उसी वक्त घर चलने का हुक्म दिया। स्त्री ने कहा, मुझे अगर तुम काट भी डालो तो भी मैं अभी घर नहीं जाने की। तुम लोग मेरे नीलमणि को मार डालना चाहते हो। उसके माँ नहीं, बाप नहीं, मेरे सिवा उसके और कोई भी नहीं। मैं उसे बचाऊंगी, बचाऊंगी, जरूर बचाऊंगी। जयगोपाल तैश में आकर बोला, तो तुम यहीं रहो,
मेरे घर अब कभी मत आना। शशि ने उसी वक्त ताड़ से जवाब दिया, तुम्हारा घर कहाँ से आया? घर तो मेरे भाई का है। जयगोपाल ने कहा, अच्छा, देखा जाएगा। मोहल्ले के लोग इस घटना को लेकर कुछ दिन खूब चर्चा करते रहे। पड़ोसिन तारा ने कहा, अरे मालिक के साथ लड़ना ही हो तो घर में रह के लड़ो ना, जितना लड़ना हो। घर छोड़कर बाहर लड़ने की क्या जरूरत? कुछ भी हो, आखिर है तो अपना मालिक ही। साथ में जो कुछ जमा पूंजी थी सब खर्च करके गहने वगैरह जो कुछ थे सब बेच खोच कर किसी तरह शशि ने अपने भाई को मौत के मुंह से बचा लिया। और तब उसे खबर मिली कि दुआर गांव में उन लोगों की जो बड़ी भारी खेत की जमीन थी और उस पर उनका मकान भी था, नाना प्रकार से जिसकी आमद सालाना लगभग 1,500 रुपये थी, वो भी जमींदार के साथ मिलकर जयगोपाल ने अपने नाम करा ली है। अब सारी जायदाद उसके पति की है, भाई का उसमें कुछ भी ना रहा। बीमारी से उठकर नीलमणि ने करुण स्वर में कहा, जीजी घर चलो। वह अपने साथी भांजों से खेलने के लिए उसका जी फड़फड़ा रहा है। इसी से बार बार कहने लगा, जीजी अपने उसी घर में चलो ना जीजी। सुनकर जीजी रोने लगी। हम लोगों का घर अब है कहाँ? मगर सिर्फ रोने से कोई नतीजा नहीं। अब जीजी के सिवा संसार में उसके भाई का और है कौन? ये सोचकर शशि ने आंखें पोंछ डाली और हिम्मत करके डिप्टी मजिस्ट्रेट तारणी बाबू के घर जाकर उनकी स्त्री की शरण ली। डिप्टी साहब जयगोपाल को जानते थे। भले घर की स्त्री घर से निकलकर जमीन जायदाद के लिए पति से लड़ना चाहती है, इस बात पर शशि से वे बहुत नाराज हुए। उसे बातों में फुसलाए रखकर उसी वक्त उन्होंने जयगोपाल को पत्र लिखा। जयगोपाल साली सहित अपनी स्त्री को जबरन नाव पर बैठाकर घर ले गया। पति पत्नी में द्वितीय विच्छेद के बाद फिर ये द्वितीय मिलन हुआ। जन्म जन्म का साथ विधाता का विधान जो ठहरा। बहुत दिन बाद घर लौटकर पुराने साथियों को पाकर नीलमणि बहुत ही प्रसन्न हुआ और बड़े आनंद से घूमने फिरने लगा। उसके उस निश्चिंतानंद को देखकर भीतर ही भीतर शशिकला की छाती फटने लगी। जाड़े के दिन आए। मजिस्ट्रेट साहब गांव में तहकीकात करने दौरे पर निकले और शिकार की खोज में जंगल से सटे हुए एक गांव में तंबू तन गए। गांव के रास्ते में साहब के साथ नीलमणि की मुलाकात हुई और लड़के उन्हें देखकर चाणक्य श्लोक में कुछ रद्दू बदल करके नखी दंती श्रृंगी आदि के साथ साहब को भी शामिल करके काफी दूर हट गए। मगर सुगंभीर प्रकृति नीलमणि अटल कुतूहल के साथ प्रशांत भाव से साहब को ही निरीक्षण करता रहा। साहब को न जाने क्यों उससे कुछ दिलचस्पी हुई। उसने पास बुलाकर पूछा, तुम पाठशाला में पढ़ते हो? बालक ने चुपचाप खड़े रहकर सिर्फ सिर हिला दिया। हाँ। साहब ने पूछा, कौन सी पुस्तक पढ़ते हो? नीलमणि पुस्तक शब्द का अर्थ न समझकर साहब के मुंह की ओर देखता रहा। घर जाकर नीलमणि ने मजिस्ट्रेट साहब के साथ अपने इस परिचय की बात खूब उत्साह के साथ अपनी जीजी से कही। दोपहर को चपकन पाजामा पगड़ी वगैरह पहनकर जयगोपाल मजिस्ट्रेट साहब को सलाम करने पहुंचा। अर्थी प्रत्यर्थी चपरासी सिपाही वगैरह की चारों तरफ धूम मची हुई है। साहब गर्मी के डर से तंबू के बाहर खुली छाया में कैंप टेबल लगाए बैठे हैं और जयगोपाल को चौकी पर बिठाकर उससे गांव के हालचाल पूछ रहे हैं। जयगोपाल ग्रामवासी सर्वसाधारण के समक्ष जो इस तरह गौरव की जगह दखल किए बैठा है, इसके लिए मन ही मन फूला नहीं समा रहा। उसके मन में बार बार ये विचार आ रहा था कि इस समय चक्रवर्ती और नंदी घराने का कोई आकर देख जाता तो अच्छा होता। इतने में नीलमणि को साथ लिए हुए घूंघट ताने एक स्त्री सीधी मजिस्ट्रेट के सामने आकर खड़ी हो गई। बोली, साहब आपके हाथ में अपने इस अनाथ भाई को सौंप रही हूं, आप इसकी रक्षा कीजिए। साहब अपने उस पूर्व परिचित गंभीर प्रकृति और बड़े माथे वाले बच्चे को देखकर और उसके साथ की स्त्री को भले घर की बहू बेटी समझकर उसी वक्त उठ के खड़ा हो गया। बोला, आप तंबू में जाइए। मुझे जो कुछ कहना है मैं यही कहूंगी। जयगोपाल का चेहरा फक पड़ गया और मारे घबराहट के वो ऐसा चंचल हो उठा जैसे अंगार पर पांव पड़ गया हो। कुतूहली गांव के लोग कुतूहल के मारे चारों तरफ से खिसक खिसक कर सामने आने की कोशिश करने लगे। इतने में साहब ने बेंत उठाया और सब भाग खड़े हुए। तब फिर शशिकला ने अपने भाई का हाथ पकड़े हुए बिना माँ बाप के उस अनाथ बच्चे का सारा इतिहास शुरू से आखिर तक कह सुनाया। जयगोपाल ने बीच बीच में बाधा देने की कोशिश की, पर साहब ने उसे जहां का तहां गरज कर डांट दिया।
चुप रहो। और बैत का इशारा करके उसे चौकी से उठ के सामने खड़े होने का हुक्म दिया। जयगोपाल मन ही मन शशिकला पर गरजता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। नीलमणि अपनी जीजी से बिल्कुल सटकर मुंह बाए खड़ा खड़ा सब सुनता रहा। शशि की बात खत्म होने पर मजिस्ट्रेट ने जयगोपाल से कई सवाल किए और उनका जवाब सुनकर बहुत देर तक चुप रहने के बाद शशि को संबोधित करके बोले, बेटी, ये मामला हालांकि मेरे इजलास में नहीं चल सकता, लेकिन तुम निश्चिंत रहो। इस मामले में मुझे जो कुछ करना है मैं जरूर करूंगा। तुम अपने भाई को लेकर बेधड़क अपने घर जा सकती हो। शशि ने कहा, साहब, जब तक अपना मकान मेरे भाई को नहीं मिल जाता तब तक इसे लेकर घर जाने की हिम्मत मैं नहीं कर सकती। अब इसे अगर आप अपने पास नहीं रखते तो और कोई भी इसे नहीं बचा सकता। साहब ने कहा, तुम कहां जाओगी? शशिकला ने कहा, मैं अपने पति के घर लौट जाऊंगी, मेरी कुछ चिंता नहीं। साहब मुस्कुराया और ताबीज बंधे उस दुबले पतले गंभीर प्रशांत मृदु स्वभाव काले रंग के देशी बच्चे को अपने पास रखने को राजी हो गया। इसके बाद शशि जब विदा होने लगी तब बच्चे ने उसकी धोती पकड़ ली। साहब ने कहा, बेटा तुम डरो मत, आओ मेरे पास आओ। घूंघट के भीतर आंसुओं का झरना बहाते और पहुंचते हुए बच्चे की जीजी ने कहा, मेरा राजा बाबू है ना, भैया है ना, जा जा साहब के पास जा, तेरी जीजी तुझसे फिर मिलेगी। अच्छा। इतना कहकर बच्चे को उठाकर उसने छाती से लगा लिया और माथे पर पीठ पर हाथ फेरकर किसी तरह उसके हाथ से अपनी साड़ी का ठोका छुड़ाया और बड़ी तेजी से वहां से चल दी। साहब ने तुरंत ही बच्चे को अपने बाएं हाथ से घेर लिया और बच्चा जी री चिल्लाता हुआ जोर जोर से रोने लगा। शशि ने एक बार मुड़कर दूर से अपना दाहिना हाथ उठाकर अपनी तरफ से उसे खामोश तसल्ली दी और अपना विदीर्ण हृदय लेकर और भी तेजी से आगे निकल गई। फिर उसी बहुत दिनों के पुराने चिरपरिचित घर में पति पत्नी का मिलन हुआ। विधाता का विधान ठहरा, लेकिन ये मिलन ज्यादा दिनों तक टिका नहीं। कारण इसके कुछ ही दिन बाद एक दिन सवेरे गांव वालों ने सुना कि रात को जयगोपाल की स्त्री हैजे से मर गई और रात ही को उसकी दाह क्रिया हो गई। विदा के वक्त शशि अपने भाई से वादा कर गई थी कि उसकी जीजी उससे फिर मिलेगी। मालूम नहीं उस वादे को वो पूरा कर सकी या नहीं। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी जीजी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।